अगले दिन वलीमे के बाद नूर को सब अपने साथ घर वापस ले आए थे। उसका उदास चेहरा देखकर मनाहिल समझ गई कि वो आहत को मिस कर रही है। उनके साथ आने से पहले नूर ने जब आहत से इजाज़त मांगी थी तो उसकी आंखों में भी वैसी ही उदासी थी जो इस वक्त मनाहिल को नूर की आंखों में दिख रही थी। आहत भाई की याद आ रही है? मनाहिल ने उसके कान में सरगोशी की थी। उसकी बात पर नूर चौंकी और फिर ब्लश करने लगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी, नूर ने शर्माते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि वो कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। मनाहिल ने उसे यकीन दहानी कराई। ये बात सच है। मुझे कह रहे थे कि अगर मेरा दिल ज़्यादा उदास हुआ तो मैं रात को ही लेने आ जाऊंगा तुम्हें। तो मैंने रोका और कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो तुमने सही किया। मनाहिल ने उस बात की तायीद की थी। क्या बातें हो रही हैं? शाजिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा, जो कुछ देर पहले ही अरहम से बातें करने में मसरूफ़ थी। कुछ नहीं खाला, बस ऐसे ही। नूर को अरहम के सामने आहत की बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे बहुत दोस्ती है तुम दोनों में। शाजिया बेगम ने नूर और मनाहिल को देखते हुए कहा। जी खाला, ये तो है। अब तो मनाहिल मेरी भाभी भी बन गई है ना। उसकी बात पर मनाहिल ने सर झुका लिया। अरहम फ़ोन पर उंगलियां चलाने में मसरूफ़ था जब शाजिया बेगम ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अरहम बेटा, नूर के जाने से हमारे घर में कितनी उदासी हो गई थी। ये आज आई है तो रौनक वापस आ गई है। मैं सोच रही हूँ कि कल ये चली जाएगी तो फिर से वही उदासी आ घेरेगी। ठीक कहा खाला आपने, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अरहम फ़ोन से नज़रें हटाकर नागवारी से बोला। अरे, इसका हल है ना मेरे पास। शाजिया बेगम चहक कर बोली। वो क्या? अरहम ने हैरानगी से पूछा। मेरे भोले भांजे, अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की से शादी करवा दी है। वैसे तो रिजा भी अच्छी थी, लेकिन देखो वो तो अपनी पीएचडी के चक्कर में तुम्हें बूढ़ा कर रही थी। मनाहिल के साथ निकाह का फैसला तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब बस तुम दोनों हमें जल्दी से खुशखबरी सुना दो। अब हम भी तो तुम्हारे बच्चे खिलाएं। अरहम तो उनकी बात पर शुशदर रह गया और मनाहिल उनकी बात पर फौरन वहां से उठकर चली गई। लगता है शर्मा गई हैं हमारी मनाहिल। खाला ने मनाहिल को जाते हुए देखकर शरारत से कहा, मैं आती हूँ। कहते हुए वो उठकर उसके पीछे चली गई। खाला, कैसी बातें करती हैं आप? अरहम को उनका इस तरह से कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या मतलब कैसी बातें करती हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। अब शादी हो गई है तो अब अपनी फैमिली बढ़ाने का भी तो सोचो। घर में बच्चे होंगे तो घर में रौनक आएगी फिर। वैसे भी 2 माह तो हो गए हैं ना तुम्हारी शादी को। मुझे ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करते ही अरम लंबे लंबे डग उठाता वहां से चला गया। सब समझती हूँ अरम कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं भी तुम्हारी खाला हूँ। अब खुशखबरी तो मैं जल्द ही सुनूंगी, चाहे जो हो जाए। अरहम के जाते ही शाजिया बेगम ने खुद कलामी की थी। अरहम पुलिस स्टेशन से वापस घर आ रहा था तब उसका ख्याल भटक कर रिजा की तरफ गया था। नूर की शादी को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन रिजा ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, और जितना भी वो एक दूसरे से नाराज़ होते हों, वो अगले दिन ही उससे लाजमी राब्ता करती थी। फिर अब की बार ऐसा क्या हुआ? अरहम का गुस्सा अब फिक्र में बदल चुका था। अरहम ने गाड़ी घर ले जाने की बजाय रिजा के घर की तरफ मोड़ ली थी। कुछ देर बाद अरहम उसके घर पहुंच चुका था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते ही वो अंदर की तरफ बढ़ा। टीवी लाउंज में पहुंचकर उसकी नज़र सुमेरा बेगम पर पड़ी, जो शायद रिजा के रूम की तरफ से आ रही थी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अरहम ने उनके करीब आकर अदब से सलाम किया। अरहम को देखकर तो सुमेरा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या लेने आए हो अब? सुमेरा बेगम उसके सलाम के जवाब में स्पाट लहजे में बोली। क्या हो गया है आंटी? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। अरहम को उनके इस तरह बात करने पर हैरत हुई थी। वो एक ठंडे मिजाज की औरत थी, उन्होंने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी, तो फिर आज? लेकिन हम सब समझ चुके हैं अरहम, अभी रिजा के बाबा घर नहीं हैं, वरना वो खुद तुमसे बात करते। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ना कुछ खा रही है और ना पी रही है। मुझे तो डर है कि अपने साथ वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। अब की बार वो रो दी थी। उनकी हंसने खेलने वाली बेटी 2 दिनों से पागलों की तरह रो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि अरहम कुछ बोलता, रिजा के रूम का लॉक खुलने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो अब छोटे छोटे कदम उठाती उनकी तरफ ही आ रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के मुरझाया हुआ चेहरा। वो तो रिजा लग ही नहीं रही थी पहले वाली। 2 दिन में वो किस कदर कमज़ोर हो गई थी। मामा आप जाएं, मुझे अकेले में अरहम से बात करनी है। मुझे अकेले में अरहम से बात करनी है। रिजा अरहम को नज़रअंदाज करती सुमेरा बेगम की तरफ मुतवज्जो थी। लेकिन रिजा, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। जो भी बात करेंगे तुम्हारे बाबा करेंगे। मामा मैंने कहा ना, आप जाएं यहाँ से।
یہ میرا اور ارحم کا معاملہ ہے اور میں اسے خود حل کروں گی۔ اب کی بار رجا کی آواز میں سختی تھی۔ سمیرا بیگم بنا کچھ کہے ارحم کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں اور ارحم ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ سب ایسے کیوں ریاکٹ کر رہے ہیں۔ سمیرا بیگم کے جاتے ہی ارحم رجا کے قریب آیا۔ کیا ہوا رجا؟ آنٹی کیا کہہ رہی تھی اور یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ ارحم فکر مندی سے بولا۔ اس کے قریب آنے پر رجا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھ سے دور رہو ارحم دانیال اور میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دو، رجا سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارحم اس کے انداز پر حیران ہوا، پھر سنبھل کر بولا، پوچھو مناہل تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ رجا کے سوال پر ارحم کو جیسے کرنٹ لگا۔ اسے رجا سے اس سوال کی توقع ہرگز نہ تھی۔ دیکھو رجا، تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ارحم نے جس قدر آرام سے رجا کے ہاتھ کو پکڑا تھا، رجا نے اتنی ہی سختی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، پہلے میرے سوال کا جواب دو تم۔ مناہل بیوی ہے نا تمہاری؟ بولو ہے یا نہیں؟ اب کی بار رجا حلق کے بل چلائی تھی۔ ہاں مناہل میری بیوی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کی آواز بلند ہوئی تھی اور ارحم کے جواب پر رجا کو لگا کہ کسی نے آسمان اس کے سر پر دے مارا ہو۔ اس سے پہلے کہ ارحم مزید کچھ کہتا، رجا نے اس کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ جھوٹے مکار انسان، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں کہ تمہیں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ سے شادی کرنا پڑی؟ مانا کہ میری عمر اس سے زیادہ ہے، لیکن مجھ میں وہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے تم نے اس سے شادی کی۔ ارحم تم ایک بار تو مجھے کہتے کہ تمہیں شادی کرنی ہے، تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم سے شادی کر لیتی، لیکن شاید تمہیں مجھ سے زیادہ وہ بھا گئی۔ رجا چیخ رہی تھی۔ رجا ہوش میں تو ہو تم؟ کس قدر گھٹیا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس سے شادی صرف… ارحم بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا اپنی۔ تو بتاؤ نا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا ارحم؟ رجا اب اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں بتاتا ہوں سب۔ ارحم اس کو بازو سے پکڑ کر صوفے کے قریب لایا اور اسے وہاں بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جو اس وقت رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ رجا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے شادی اس سے اپنی مرضی سے نہیں کی، حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے ابو کی بات مان کر اس سے نکاح کرنا پڑا، اور وہ ہمارے گھر کی ملازمہ نہیں ہے، ابو کے دوست جہانگیر انکل کی بیٹی ہے، پر میری نظر میں اس کی اہمیت ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے رجا۔ میں نے بیوی کے روپ میں صرف تمہیں دیکھا ہے اور تم ہی میری بیوی بنو گی۔ ارحم اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولا، مجھے تم پر یقین نہیں ہے ارحم۔ اگر وہ تمہارے نکاح میں ہے تو یقیناً تمہارے ساتھ ہی تمہارے روم میں بھی رہتی ہوگی، بولو ایسا ہے یا نہیں؟ رجا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے بولی، ہاں لیکن… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رجا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی ارحم، تمہارے پاس صرف 3 ماہ ہیں، اس کے بعد تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ہم شادی کر لیں، تم اپنی پی ایچ ڈی شادی کے بعد کمپلیٹ کر لینا۔ ارحم اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، ارحم نے بے ساختہ کہا۔ رجا نے 2 قدم چل کر اس کے قریب آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک طرف تم نکاح نامے پر دستخط کرو گے اور اسی وقت تم میرے سامنے اسے طلاق دو گے، بولو منظور ہے؟ رجا کی شرط سن کر ارحم ساکت رہ گیا تھا۔ رجا، میں یہ نہیں کر سکتا، ابو اسے طلاق نہیں دینے دیں گے، ارحم بے بسی سے بولا۔ تو سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، 3 ماہ ہے تمہارے پاس، اگر تم نے اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی نہیں کی تو سوچ لو میں اپنی جان لے لوں گی۔ رجا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو رجا؟ کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں تمہارے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہوں اور اپنی جان دے بھی سکتی ہوں، سنا تم نے؟ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ارحم وہاں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا رجا سے مت ملنا، پھر کیوں ملی تم؟ ارحم گھر آتے ہی مناہل کو ڈھونڈنے لگا، جو اس وقت کچن میں خانسامہ کے ساتھ رات کے کھانے میں مدد کروا رہی تھی۔ ارحم کچن میں آیا اور آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا اور مناہل بس سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔
वो समझ नहीं पा रही थी कि आज उसे किस गलती की सज़ा मिलने वाली है। अरहम ने उसका बाजू अपनी मुट्ठी से सख्ती से जकड़ा था। अरहम, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अरहम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो रिजा से मिली ही नहीं हूँ, मनाहिल हिम्मत करते हुए बोली थी। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? तुमने ही तो बताया है ना उसे हमारे निकाह के बारे में। अरहम गुर्राया था। नहीं अरहम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और मेरी तो रिजा से उस दिन के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मनाहिल ने उसे अपनी सफाई पेश की। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो फिर किसने बताया? उसे कैसे पता चला कि तुम मेरी बीवी हो? मुझे मनाहिल सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरहम धमकी आमेज लहजे में बोला। अरहम, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, मार डालिए आप मुझे। मनाहिल उसकी आंखों में देखते हुए बिना खौफो खतर बोली। जान से तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले तुम मुझे हकीकत बताओगी। अरहम तो आज गुस्से से पागल हो रहा था। मनाहिल को अब वो पकड़कर दीवार के साथ लगा चुका था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, रानी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जो अरहम की बुलंद आवाज़ सुनकर घबरा गई थी। और रानी के कमरे में आते तक उसे इतना तो पता चल गया था कि अरहम मनाहिल पर क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। रानी को कमरे में देखकर वो उसकी तरफ मुड़ा। तुम बिना इजाज़त कमरे में कैसे आई? अरहम धाड़ा था। गुस्से में वो मनाहिल को कमरे में लाते हुए दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। अरहम साहब, मनाहिल बीबी सच कह रही हैं। उन्होंने रिजा बीबी को कुछ नहीं बताया। जो कुछ बताया मैंने बताया। रानी बमुश्किल ही बोल पा रही थी। अरहम का गुस्सा देखकर तो उसे भी डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी अगर वो सच नहीं बताएगी तो अरहम यकीनन मनाहिल के साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर कर देगा। उसकी बात सुनकर तो अरहम एक पल के लिए बर्फ़ का जैसे बन गया था। साहब, उन्होंने मुझसे खुद पूछा था तो मैंने उन्हें सच सच बता दिया। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें ये बात नहीं पता है। साहब, सच में मनाहिल बीबी का कोई कसूर नहीं, वो तो उनसे मिली भी नहीं थी। रिजा बीबी आपकी और मनाहिल बीबी की शादी की खबर सुनते ही वहाँ से चली गई थी। रानी ने हिम्मत करते तफसील बताई। रानी के इंकशाफ पर अरहम का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल गया। उसने एक नज़र मनाहिल पर डाली, जो अब सहमी हुई दीवार से लगी खड़ी थी और आंसू उसके रुखसार भिगो रहे थे। अरहम मजीद कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया। अरहम के जाते ही रानी मनाहिल की तरफ लपकी। बीबी जी, आप ठीक है ना? चलें, आप बेड पर बैठें। वो कहते हुए उसे दोनों कंधों से पकड़कर बेड पर ले आई। मैं जब किचन में गई तो मुझे सरिया बाजी ने बताया कि आपको साहब गुस्से में कमरे की तरफ ले गए हैं। मैंने फ़ौरन आपके कमरे की तरफ रुख किया और साहब की बुलंद आवाज़ से मैं समझ गई कि बात क्या है। आप फिक्र मत करें, अब उन्हें हकीकत पता चल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। रानी ने उसे यकीन दहानी कराई। मनाहिल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप आराम करें, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मनाहिल ज़ारो कतार रोने लगी। नूर, आहद ने उसे आवाज़ दी, जो उस वक्त अपनी चीज़ें समेटने में मसरूफ़ थी। जी आहद, उसकी आवाज़ पर नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार, ये शर्ट तो प्रेस करवा दो, ऑफिस जाना है। आज तो सोच रहा हूँ कि ये शर्ट पहन लूँ। कहते हुए उसने वार्डरोब से ग्रे कलर की शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। जी, मैं अभी करवा देती हूँ। नूर ने रात आहद को सख्ती से मना किया था कि वो उसे आप मत कहा करे। उसे आहत का उसे आप कहकर पुकारना अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है कि ऑफिस की सब लड़कियां मुझे कहती हैं कि सर, आप पर यह शर्ट बहुत सूट करती है, इसलिए अक्सर मैं ये शर्ट पहन कर जाता हूँ। आहत मज़े से कहता बेड पर आकर बैठ गया। नूर, जो उसकी शर्ट लेकर मोहब्बत से जा रही थी, आहत की बात पर उसका हलक तक कड़वा हुआ। नूर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मुंह लटकाए कमरे में आई, जहां आहत आराम से बेड क्राउन से टेक लगाए फ़ोन यूज़ कर रहा था। नूर छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आई। क्या हुआ, जल गई? आहत बिना उसकी तरफ देखे बोला, और आहत की बात पर नूर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी और फौरन उसने शर्ट को अपने पीछे छुपाया। वह हैरान थी कि उसे कैसे पता चला इस बात का। नहीं, वो अचानक से, सच में मेरा कोई कसूर नहीं, नूर अपनी सफाई देते हुए बोली, जिस पर आहत ने फ़ोन से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। पता नहीं इसको क्या मसला है, जब से आया हूँ तीसरी शर्ट जुला चुकी है मेरी। आहत बेड से उठते हुए खुद कलामी करने लगा। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे नूर की कोई बात सुनी ही ना हो। आहत, शर्ट मुझसे जली है। नूर सर झुकाकर बोली, क्या तुमसे जली है? मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था। आहत अनजान बनते हुए बोला, खाला ने कहा कि अब आपके सारे काम मैं खुद किया करूं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी और भी शर्ट्स हैं मेरी जो मुझ पर काफ़ी सूट करती हैं। कहो तो
कहो तो वो साड़ी भी निकाल दूं तुम्हें? आहत हंसी दबाकर बोला, जिस पर नूर ने चौंक कर हैरानगी से उसे देखा। आपको लगता है मैंने जानबूझकर आपकी शर्ट जलाई है? नूर रोहान सी हुई। अरे नहीं नहीं मेरी मासूम बीवी, मुझे क्यों लगेगा ऐसे, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आहद उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोला, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपकी और भी अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं जो आप पर काफ़ी सूट करती हैं? नूर मुंह बनाकर बोली, यार मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे शोहर की कोई तारीफ करे? आहद ने अब्रू उचकाकर पूछा। मैं चाहती हूँ कि आपकी सब तारीफ करें, लेकिन कोई लड़की नहीं। अरे क्यों? आहद ने हैरत से पूछा। देखें, अगर कोई लड़का मेरी तारीफ करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नूर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। नूर की बात पर आहद की मुस्कुराहट गायब हुई। कभी नहीं, जान ले लूंगा मैं उसकी, लेकिन हम लड़कियां जान नहीं ले सकती ना। हम तो बस दिल ही दिल में उन्हें बुरा भला कह देंगी और अपनी जान हलकान करती रहेंगी। नूर उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है नूर। फिक्र मत करो, यह हाथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। आहद उसे सीने से लगाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बाकी ऐसे नहीं हैं, बहनें हैं आपकी। नूर उसको घूरते हुए बोली, अरे नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहनें हैं मेरी, इसलिए मुझे और बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ अलबत्ता बीवी सिर्फ एक है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। आहद मैं आपकी जान ले लूँगी। नूर उससे दूर होते हुए गुस्से से बोली। नूर की बात पर उसका ज़ोरदार कहकहा निकला था। चलो शुक्र है तुम कुछ बोलने तो लगी, मुझे तो लगता था कि सारी ज़िंदगी बस मैं ही बोलता रहूँगा। जब आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं जब आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और मुझे सारी शर्ट्स निकाल कर दें जो आप ऑफिस पहन कर जाते हैं और जिनमें ऑफिस की लड़कियां आपकी तारीफ़ करती हैं। नूर दांत पीस कर बोली, ओह तो मेरा शक ठीक था, तुमने जानबूझकर मेरी शर्ट जलाई है। आहद वापस बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? आप बस वो शर्ट पहन कर जाएंगे जो मैं आपके लिए पसंद करूँगी और आपको वही पहन कर जानी भी पड़ेगी। नूर ने हुक्म सादिर किया था। आहत तो उसके अंदाज पर हैरान रह गया। वो कुछ देर पहले वाली नूर लग ही नहीं रही थी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आहत बाजू सीने पर बांधते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तो फिर आप ऑफिस में ही रहेंगे। बाबा से कह दूंगी कि उन्हें ऑफिस में ही रहना पसंद है, तो 24 घंटे ये वहीं रहा करेंगे। सोचते हुए वो पैर पटक कर कमरे से चली गई। अल्लाह, मैं तुम्हें कितना मासूम समझता था और तुम तो कमाल हो, अपने ही शोहर को धमकी दे डाली। आहद उसके जाने पर बुड़बुड़ाने लगा। वो खुश भी था कि वो इस बहाने उससे ठीक से बात करने लगी। उसके अंदर की झिझक खत्म हो रही थी।